हमारा पड़ोसी देश चीन क्यों कर रहा है मोर की खेती? कहाँ जा रहे हैं चीन की फैक्ट्रियों में पनपे दर्जनों मोर? और कैसे सिर्फ मोर पालकर चीन हर साल कमा रहा है करोड़ों रुपए? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पीकॉक की, जिसे हमारे देश में काफी महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। हालांकि तेजी से घट रहे जंगलों की वजह से पूरी दुनिया में मोर कहीं गायब भी हो चुके हैं और भारत के जंगलों में भी मोर दिखना काफी दुर्लभ है। लेकिन चीन ने हजारों की संख्या में पीकॉक्स को अपने बर्ड फार्म में छिपा रखा है और इन बेजुबान पक्षियों के व्यापार से उसने हजारों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। इस वक्त दुनिया भर में चीन की तरफ से मोर और मोरपंख सप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे चीन मालामाल हो रहा है। लेकिन भारत के राष्ट्रीय पक्षी को चार दीवारी में बंद करके रखने के पीछे क्या चीन का कोई काला मंसूबा है? चीनी फैक्ट्री में कैसे की जाती है पीकॉक फार्मिंग और इन फॉर्म्स में रहने वाले मोर जब बड़े हो जाएं तो उनके साथ क्या किया जाता है, जानेंगे इस आंख खोल देने वाली वीडियो में। दोस्तों, जब भी प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करने की बात आती है तो दुनिया की सोच जहां खत्म होती है वहां से चीन की सोच शुरू होती है। जैसे कि आज चीन में सांपों की ब्रीडिंग करने वाले स्नेक फार्म्स, करोड़ों रेशम के कीड़ों की ब्रीडिंग करने के लिए वर्म फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, नकली अंडे बनाने की फैक्ट्रीज और ना जाने कितने एनिमल्स ब्रीडिंग फार्म्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, चीन ने 1960 में 100 करोड़ गौरैया चिड़ियों को मार दिया था। तब से पूरी दुनिया में ये चिड़िया विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। और अब चीन के जिस सीक्रेट बिजनेस से पर्दा उठा है उसके बारे में जानकर पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई है। हम बात कर रहे हैं पीकॉक फार्मिंग की। आसान शब्दों में कहें तो मोर पकड़कर उन्हें चार दीवारों में कैद करना, उनसे ब्रीडिंग करवाकर मोर पैदा करवाना। लेकिन चीन के किसान पीकॉक फार्मिंग क्यों कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। इन पंखों का इस्तेमाल खासतौर पर प्रीमियम होम डेकोर में किया जा रहा है। इसके अलावा मोर पंख को लकी चार्म भी कहा जाता है। भारत में वास्तुशास्त्र और चीन में फेंग शुई विद्या में भी कहा गया है कि मोर पंख घर में रखने से किस्मत चमकती है और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, इसलिए मोर पंख का एक अलग ही महत्व है। अब वैसे तो मोर कुदरती रूप से अपने पंख झाड़ते हैं और कई बार इनके पंख टूटकर गिर जाते हैं, जिन्हें कई किसान सालों से जंगल में घूम घूम कर इकट्ठा करते थे और बेचते थे। लेकिन जब से जंगल कटने की वजह से मोरों की संख्या कम होने लगी है, मोर पंख मिलना उतना ही दुर्लभ हो गया है जितना किसी खजाने को ढूंढना। हालांकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मोर को नुकसान पहुंचाना या उनके पंख तोड़ना अपराध है, लेकिन चीन इन नियमों की उतनी ही कद्र करता है जितना एक चोर कानून की। इससे चीन के फार्मर्स ने पीकॉक फार्मिंग शुरू की। लेकिन ये फार्मिंग कैसे की जाती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पीकॉक फार्मिंग के लिए चीन के किसान सबसे पहले एक बड़ा मैदान तैयार करते हैं, क्योंकि बाकी पक्षियों से बड़े आकार होने की वजह से पीकॉक को फ्री मूवमेंट करने और अपने खूबसूरत पंख फैलाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। हर एक मोर को करीब 100 स्क्वायर फीट इलाके की जरूरत पड़ती है, यानी अगर कोई 10 मोर पालता है तो उसे 1000 स्क्वायर फीट का इलाका चाहिए होता है। जिसके बाद उस मैदान के चारों तरफ 6 से 7 फीट की फेंस यानी दीवार खड़ी की जाती है। जी हाँ, मोर इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते, इसलिए 7 फीट की दीवार काफी ज्यादा होती है ताकि वो उड़कर भाग ना पाए। मोर काफी नाजुक पक्षी होते हैं और खराब मौसम जैसे कि बारिश और तेज गर्मी में उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इसलिए चीन के किसान उनके लिए शेल्टर यानी छत भी बनाते हैं ताकि उन्हें खराब मौसम से बचाया जा सके। इसके अलावा उनके शेल्टर में पेड़ की टहनियों, लकड़ी और कंक्रीट ब्लॉक की मदद से कई ऊंची बैठने की जगहें भी बनाई जाती है ताकि मोर मूवमेंट करते हुए यहाँ से वहां बैठ पाए। इसके अलावा इन उठे हुए बसेरों पर बैठकर मोर खुद को सुरक्षित भी महसूस करते हैं और कई बार शिकारी जानवर अंदर घुस आए तो उनसे बचने के लिए पीकॉक ऊपर जाकर बैठ सकते हैं। वहीं जमीन पर वुडन फ्लोरिंग लगाई जाती है, जबकि ठंड के मौसम में हीटेड फ्लोर इंस्टॉल किए जाते हैं, क्योंकि मोर के पैर काफी नाजुक होते हैं और ये ज्यादा ठंडी सतह पर रहकर बीमार पड़ सकते हैं। दरअसल मेटिंग सीजन में जब मेल पीकॉक को अपनी पसंदीदा फीमेल पीकॉक यानी पीहेंस दिखती हैं, तो वो अपने पंखों को फैलाकर उन्हें लुभाने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी प्रक्रिया में मोर के पंख भी टूटकर नीचे गिरते हैं, जिन्हें ये किसान कलेक्ट करके बेच देते हैं। लेकिन असल में सभी पंख बेचने का काम तो बाद में होता है। खैर, जब मादा मोर को नर मोर पसंद आता है तब वो अपने पंख खोलकर मोर के पास जाती है और उसकी मूवमेंट कॉपी करती है, यानी हरी झंडी दिखा देती है। जब फीमेल पीकॉक की सहमति के बाद ही दोनों मोर मेटिंग करते हैं और मेटिंग के कुछ समय बाद मादा मोर अपने अंडे देती है, जो कि 3 से 5 अंडे होते हैं। मादा मोर ये अंडे अपने छोटे से घोंसले या फिर बड़ी घास के बीच छिपा कर रखती है ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाए। इन अंडों का इंक्यूबेशन पीरियड 27 से 30 दिनों तक का होता है। इस दौरान मदर पीकॉक अपने अंडों के पास रहती है ताकि उन्हें गर्म रख सके और सुरक्षा कर सके। करीब 1 महीने के आसपास ये अंडा फूट जाता है और इसमें से छोटे से बच्चे का जन्म होता है और इनका शरीर, पंख बेहद नाजुक होते हैं। इन्हें पीचिक्स कहा जाता है और ये गाइडेंस से लेकर खाने की खोज तक अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। इस दौरान जब मोर के बच्चे बड़े होते हैं तो उनका रंग काफी डल होता है और पंख भी भूरे रंग के होते हैं, मगर बढ़ती उम्र के साथ इनका रंग खिलने लगता है और 3 से 4 साल की उम्र में मेल पीकॉक को अपने अद्भुत पंख विकसित करते हुए देखा जा सकता है।
जब पिकॉक फार्मिंग की जाती है तो किसान इन पिकॉक्स को खाने में अनाज, कीड़े, छोटे सांप, मछली, मेढक सर्व करते हैं। वहीं इनके न्यूट्रिशन और विटामिन इंटेक का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि चीन के ये किसान पिकॉक फार्मिंग से कमाते कैसे हैं? तो इसके मुख्य 2 तरीके हैं। पहला, जिंदगी भर मोर पालना और उनके पंख बेचते रहना। दरअसल जंगल में रहते हुए एक पिकॉक 10 से 25 सालों तक जीवित रहता है, लेकिन कैप्टिविटी में रहने की वजह से ये 40 सालों तक भी जीवित रह सकता है। ऐसे में एक किसान मोर पालते हैं और हर मैटिंग सीजन में उनके गिरे हुए पंख कलेक्ट करते हैं। साथ ही आखिरी महीनों में उनके पकड़कर बड़े ही ध्यान से उनके बचे हुए पंख भी निकाल लेते हैं। हालांकि इस दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि इससे मोर को कोई हानि न पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो उनके नए पंख नहीं आएंगे। फिर भी इन पंखों को इंटरनेशनल मार्केट में महंगे दामों में बेच दिया जाता है, जिनका इस्तेमाल इंटीरियर डिजाइन, फैशन और कई फील्ड्स में होता है। उनके अद्भुत पंखों को निकाल कर बेचा जाता है। आखिर में आपको बता दें कि पिकॉक फार्मिंग बिजनेस आज के समय में चीन और बांग्लादेश जैसे देशों में काफी चलन में है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या चीन में हो रही स्नेक फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और वर्म फार्मिंग और पिकॉक फार्मिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आवाज उठानी चाहिए या नहीं? और क्या किसी भी देश में एनिमल फार्मिंग लीगल होनी चाहिए या बैन? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हाँ, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।